Good morning. Good morning. Good morning. Most of classes I take in the evening, so used to talking in evening. So types of research जो बचे हुए हैं उसको complete करेंगे. Quantitative, qualitative से start करते हैं. And also just to let you know, role of UGC in qualitative development, इसको भी मैं थोड़ा सा brief आज समझा दूंगी if time permits. और इस पे मैंने एक detailed video बनाया हुआ है. So there's a PDF regarding it which I'll be sharing. Qualitative framework. See, we don't have to really get into much about history and all of UGC. Still, we will take a little overview because you never know कि exactly क्या question यहाँ से बन पाएंगे. Qualitative framework of UGC पे ऊपर एक PDF है वो शेयर कर दूंगी. Data collection, sources analysis, these are simple things which we'll be talking. Also, अगर आपका syllabus देखेंगे आप, just give me a minute. So यहाँ पे आप देखो पीपल एंड एनवायरनमेंट जो यूनिट है ना, मैं नेट वालों के लिए आज से स्टार्ट कर रही हूँ रात को. सो इफ यू हैव टाइम देन यू कैन ज्वाइन दैट क्लास. दैट हैपेंस 9 to 11 एट नाइट. आई विल शेयर द लिंक. अगर नहीं टाइम है, नहीं फिजिबल है, तो उसके मैं रिकॉर्डिंग्स आपको दे दूंगी. पीपल एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है. यहाँ पे देखिए आपको क्या पढ़ना है पीपल एंड एनवायरनमेंट में. इन्वायरमेंटल, पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, मतलब ये छोटा सा वर्ड है विच इज लाइक सम्स अप एवरीथिंग. सो दिस इज अ गुड आइडिया टू डू विद देम ओनली, क्योंकि आपको पता ही है नेट में भी काफ़ी जो है डिटेल्ड में पीपल एंड एनवायरनमेंट वाला यूनिट है. Environmental depredation, causes, solutions, so all type of pollution, everything will come here. National and international affairs is a very wide term, but all that Montreal Protocol, Rio Janeiro meeting, Earth Summit, so वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी. Environmental control, so ये आप वहाँ से साथ में ही कर ले अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी. तो कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका हिस्ट्री वाला मेन पोर्शन जो आपने किया नहीं है. सो विल स्टार्ट विद INC, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रॉम टुमारो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ रिसर्च. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमने डिस्क्रिप्टिव देखा था. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, हमने एक्सपेरिमेंटल के ऊपर भी जो है डिटेल से समझा था. व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लाइक. ठीक है, ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट हिस्टोरिकल अ बिट. हिस्टोरिकल रिसर्च क्या था, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम ओल्ड आर्ट आर्टिफैक्ट्स, इस तरीके की चीज़ें, पास्ट एविडेंस वाली जो चीज़ें हैं, जैसे मैप्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, इन सब के आधार पर जो है हम डेटा फाइंड आउट करते हैं. तो दोज विल बिकम योर हिस्टोरिकल रिसर्च. देर इज समथिंग कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. ऐसे आपने किया ही है, बेसिक बस मैं मीनिंग समझा देती हूँ. एक्सप्लोरेटरी मतलब यहाँ पे हम कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं. इसको यहाँ पे रिसर्च करने से पहले हम जब प्रॉब्लम को जस्ट familiar होना चाहते हैं, we just want to gain familiarity with the problem, we do exploratory research. So here for example, at a preliminary stage, we just want to know what will be the best methodology to go about this research. So we will do a exploratory research to understand what is research like. Okay, that is your exploratory research. There is a difference between exploratory and explanatory. When we say explanatory research means what? Explanatory research is your why of a thing. So explanatory research is a kind of your descriptive research, जबकि exploratory research में we are just trying to figure out the problem. Okay, those who joined just now, just I wanted to share, I've already shared with others. See, tonight I'm starting with net students this bit, people and environment. So people and environment will be covered with net students. अगर जो लोग कर सकते हैं, टाइमिंग है 9 to 11. अगर नहीं कर सकते तो आई शेयर द रिकॉर्डिंग विथ यू ऑल फॉर पीपल एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, और कल से जो है हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे 1857 से. ओके, सो 1857 टुमारो सेम टाइम विल बी डूइंग. चलिए, तो ये मोटे मोटे टाइप्स ऑफ रिसर्च थे. अब थोड़ी सी बातें करते हैं
आपके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च पे। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है और क्वालिटेटिव क्या होता है? देखिए पेपर 1 में आपने बहुत बार एक टर्म सुना होगा, पॉजिटिविस्ट एंड someone wants to add something, पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट, है ना? सो योर पॉजिटिविस्ट वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट क्या थे आपके एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या थे? पॉजिटिविस्ट, देखिए बहुत सारे पैराडाइम ऑफ रिसर्च होते हैं, तो जो साइंटिफिक बिट है वो है आपका पॉजिटिविस्ट एंड योर सोशल साइंसेज रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। मोटा मोटा आप कह सकते हैं क्वालिटेटिव इज योर पोस्ट पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट इज योर साइंटिफिक रिसर्च, क्वालिटेटिव इज योर पोस्ट पॉजिटिविस्ट। तो इसको ही पहले समझते हैं, डेटा पे बाद में आएंगे। सो qualitative versus quantitative, what are these types of research? When we say, जब हम डेटा जो है, लेट्स से हम डेटा को क्वांटिटेटिव अप्रोच में सिलेक्ट करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इंटरव्यूज ले सकते हैं, मेथोडोलॉजीज या डेटा कलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, इंटरव्यूज ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जीडी। तो ये सारा तरीका जहाँ पे क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम डेटा की कलेक्शन करते हैं, दैट इज एसेंशियली योर क्वांटिटेटिव बिट, ठीक है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव बोला ना मैंने, क्वालिटेटिव में आपका इंटरव्यू आ जाता है और जीडी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सारा आपका क्वालिटेटिव बिट है, ठीक है। लेकिन अगर यही कहते हैं हम क्वांटिटेटिव, सो क्वांटिटेटिव में क्या हो सकता है? क्वांटिटेटिव में मेजर करते हैं, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेजरिंग स्केल्स हियर, रिमेंबर दैट ऑर्डिनल, नॉमिनल, ठीक है, ऑल दैट स्केल वी विल बी टॉकिंग हियर। ऑल्सो क्वांटिटेटिव में हम क्या मेजर, आपके टूल्स क्या क्या होंगे? सो हियर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव में भी बनाते हैं, बट यहाँ पे स्टैटिस्टिकल तरीके से उसको मेजर करेंगे। व्हाट इज डिफरेंट हियर इज, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चनर होंगे, क्वेश्चनर आपके क्लोज्ड क्वेश्चनर्स ज्यादातर आप यूज करेंगे, क्लोज्ड क्वेश्चनर्स इन योर क्वांटिटेटिव बिट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने देखा था क्या करते थे हम, रैंडमली जो है, अगर आप रिसर्च के पॉपुलेशन को सेलेक्ट करेंगे, सो यू कैन से रैंडम सैंपल सिलेक्शन, रैंडम सैंपल सिलेक्शन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर क्वांटिटेटिव बिट। यहाँ पे एनालिसिस आप कब करते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च में एनालिसिस कब करेंगे? पहली बात तो आप डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद एनालिसिस करते हैं, ये की डिफरेंस है, ध्यान देना। बट जब हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं आप, पहले डेटा जब भी कलेक्ट करते रहते हैं, उसके साथ साथ ही पैरेलल विथ ये डेटा कलेक्शन, जैसे आप किसी को लेट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन के टाइम पे ही डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं, आप किसी जीडी का पार्टिसिपेट, आपके रिस्पोंडेंट्स से जीडी करा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो जीडी में पार्ट ले रहे हैं, वैसे वैसे ही पैरेलली आप डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं। तो डेटा एनालिसिस यहाँ पे पैरेलल होती है, डेटा एनालिसिस यहाँ पे डेटा कलेक्शन के बात होती है। यहाँ पे मेथड्स की बात करें तो और क्या, ज्यादातर स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल कंपैरिजन आप ड्रॉ करते हैं इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे आप ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं फॉर डेटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन बाय इन्फॉर्मेंट कर सकते हैं, और बहुत से मिक्स्ड मेथड्स भी यहाँ पे यूज होते हैं आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो मोटा मोटा डिफरेंसेस देखते हैं, क्या कहता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, in terms of meaning, what it says, qualitative data is classification of objects based on attributes, property। तो ये attributes, properties की बातें हमने किस में की थी, descriptive research में की थी। quantitative data is type of data which can be measured, so on your different scales you can measure these data,
and can be quantified in terms of numbers. So research methodology here can be exploratory, where we just try to understand what will be the best methodology of doing the things. Here it will be conclusive, because एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जाए कि कौन सा फुल प्रूफ है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, रिमेंबर इट विल बी योर क्वांटिटेटिव रिसर्च बिकॉज इट इज मोर ऑब्जेक्टिव. यहाँ पे जो है आप नंबर्स के थ्रू फाइनल जो है कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो. सो हाउ यू मेजर, लाइक हाउ मैनी, हाउ मच. यहाँ पे डेटा जो है लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स के बेसिस पे एनालाइज करते हो. सैम्पल हमेशा लार्ज होगा, बट इन केस ऑफ qualitative, sample size is small. Here we just try to understand why of a thing. Descriptive में हम why समझने की कोशिश करते हैं, छोटा सा सैंपल लेंगे और उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में. बट यहाँ पे सैंपल साइज बड़ा होता है, उसको हम एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टूल. दिस इज लार्जली नॉन स्टैटिस्टिकल. तो ये सब्जेक्टिव होता है. तो रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट बायसेस, यहाँ पे बायस होने के चांसेस होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में. बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं होता है. क्वेश्चन हेयर कैन बी लूजली डिफाइंड, बट इट इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड. डेटा कलेक्शन जो है आपका स्ट्रक्चर्ड होता है यहाँ पे. ठीक है, ये थे मोटे मोटे डिफरेंस आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च हम डेटा के बेसिस पे करते हैं, नंबर्स के बेसिस पे करते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है जिसमें ज़्यादातर सर्वे कर लिया हमने, उसके बाद फेस टू फेस इंटरव्यू कर लिया. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ वगैरह जो है किस में आएंगे, आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएंगे. जबकि अगर आप कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव रिसर्च हमने क्या समझा, क्वालिटेटिव एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा. जिस जैसे किसी का ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड होता है. फोकस ग्रुप हो गया आपका, ग्रुप डिस्कशन हो गया, इंटरव्यूज हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया. सैम्पल साइज जो है यहाँ पे हमेशा स्मॉल होगा और उसकी डिटेल्ड एनालिसिस हम करते हैं in case of qualitative research. So yeah, this was a quick brief on quantitative, qualitative research. ठीक है. So चलिए अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं डेटा सोर्स एंड कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस. देखिए डेटा और इंफॉर्मेशन में हमने फर्क समझने की कोशिश की है. देखिए डेटा को, जब डेटा मतलब होता है रॉ डेटा, ठीक है, और डेटा को आप एक पैटर्न दे दे, डेटा को आप प्रोसेस कर दे. सो प्रोसेस डेटा essentially is called as information. That is what it is said. सो डेटा मतलब आपने जस्ट कलेक्ट किया, जैसे कोई टेस्ट है, कोई नंबर है, इसके बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते. दिस इज रॉ डेटा, सिंपल थिंग्स. ये रिफाइंड डेटा और प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड योर information. So here it is just a record you pick up, like say daily customers record in your system, then that will be your just records. Okay, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे डेटा की एनालिसिस करते हैं, उससे कुछ मीनिंग, चार्ट्स, डायग्राम वगैरह बना के कुछ इंटरप्रिटेशंस कर पाते हैं, देन दैट विल बी योर इंफॉर्मेशन. सो यही है. प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा. सो एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं. प्राइमरी डेटा आर योर सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनर, पर्सनल इंटरव्यू. सेकेंडरी डेटा आर योर कलेक्टेड बाय somebody else earlier. सो ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा, आपका प्राइमरी डेटा होगा. एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, या उसके एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं. आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी डेटा बनता है और कौन सा जो है सेकेंडरी डेटा बनता है. सो सेकेंडरी डेटा इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वेबसाइट, जर्नल्स. ठीक है. और क्वेश्चन अगर पूछा जाए इकोनॉमिकल कौन सा है, तो सारी सी बात है, somebody else ने कलेक्ट किया, बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, इंटरनेशनल रिकॉर्ड, इंटरनल रिकॉर्ड, ज़्यादा इकोनॉमिकल होंगे. प्राइमरी डेटा में आप छोटा सा सैंपल ले रहे हैं ना. सो रिसर्चर विल बी वेरी इन्वॉल्व हियर, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेगा. स्पेसिफिक होता है, रिसर्चर टू रिसर्चर इट विल बी स्पेसिफिक to the researcher's need. Here, it may or may not be specific. We have to actually dig deep to understand that what is the relevant data for us.
So this primary data is in crude form. See, somebody you are taking interview, so he is giving or she is giving the answer. So haphazard way में we are just collecting and observing, क्योंकि डेटा की एनालिसिस हम पैरेलली कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पास्ट डेटा से हम रिफाइंड फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ये डेटा जो है प्राइमरी डेटा रिसर्चर खुद ही गैदर कर रहा है, तो प्राइमरी डेटा की इम्पोर्टेंस जो है ज़्यादा होती है और सेकेंडरी डेटा की इम्पोर्टेंस जो है रिलेटिवली कम होती है। ठीक है, तो ये था प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा। डेटा के बारे में और बातें करते हैं। सी आपका डेटा सोर्सेस हमें देखना है, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस कैसे कैसे करते हैं, ये चीज़ पढ़ना है ना। सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना है। अगर नेट के कंपैरिजन में आप देखोगे तो नेट में आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट्स। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट में यूजुअली हम क्या समझते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? वी जस्ट गेट क्वेश्चंस लाइक 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, एक आपको पैसेज दिया होता है, उससे आंसर करना होता है। बट इफ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ नेट, यू विल सी यू हैव टू स्टडी ऑल these points there also. Sources, acquisition of data, quantitative, qualitative data, which we have already spoken, and data analysis. How do you represent data into information? There is graphical representation. जैसे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या तो बार चार्ट दिए होंगे या हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, और उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, है ना, वो हमने आंसर करने होते हैं। यूजुअली यही पैटर्न रहता है नेट में। बट यहाँ पे हमें डेटा एंड गवर्नेंस भी पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी द एनालिसिस ऑल्सो, सो सिमिलर ही है यहाँ पे। तो हम देखते हैं डेटा को आप कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। डेटा को जब आप कलेक्ट करते हो तो उसको एनालिसिस के लिए किस किस तरीके से कर सकते हो। सो विल टॉक अबाउट फ्यू वेज, लाइक बार चार्ट क्या होता है। ब्रीफली जस्ट आपको मतलब पता होना चाहिए एग्जाम में कि व्हाट इज अ बार चार्ट लाइक, या व्हाट इज अ हिस्टोग्राम लाइक, टेबल, लाइन चार्ट। सो एक एक लाइन में इसके डिफरेंसेस समझ के लेते हैं। जो कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरीका है जहाँ पे आप इसको पिक्टोरियल फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, डेटा को आप किसी बार चार्ट, हिस्टोग्राम, इस तरीके का फॉर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल representation of data. So why do we do that? To understand better the relationship between the datas, ideas, information in a form of a diagram. Because यहाँ पे ये डेटा ना होके क्या बन गया, इंफॉर्मेशन बन गया। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम इससे पिक्टोरियल फॉर्म एनालिसिस से जो है कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज टाइप्स। सो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, सम टर्म्स में भी रिलेटिवली न्यूअर फॉर यू। क्या कहता है? stem and leaf plot. So stem and leaf plot. This is the diagram here. See, क्या दिया हुआ है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से मेंशनड है। एंड लीफ, यहाँ पे रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 8, 1 में like this, stem and leaf। क्या मतलब हुआ इसका? In the stem and leaf plot, data are organized from least value to greatest value। leaf में ऐसा ही organization है, ये देख सकते हैं आप, least value to greatest value। The digits of least place values form the leaves। तो यहाँ से जो least place values है ना, इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है। एंड नेक्स्ट प्लेस वैल्यू फॉर्म्स द स्टेम। सो इंटायर स्टेम में आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। बस पिक्टोरिकली याद रखिए कि अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम दे दे एग्जाम में, पूछा जाए इसको क्या कहते हैं, देखिए जितने भी नंबर्स है, सारे नंबर्स में से आपने स्टेम बना लिए खाली यूनिक नंबर्स की, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, और बाकी आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा के लिखी होती है। कोई सम नहीं आएगा कुछ, यहाँ पे ऐसे कोई कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट मीनिंग समझ के लीजिए। बार ग्राफ वी ऑल नो, बार ग्राफ जो है एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। सो बार ग्राफ इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कैटेगरी ऑफ डेटा एंड इट कंपेयर्स द डेटा यूजिंग सॉलिड बार्स टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज। ठीक है, 400, 600, सम 700 लाइक दैट। क्वांटिफाइड डेटा को हिस्टोग्राम भी वैसा ही होता है, लेकिन हिस्टोग्राम एक रेंज की बात कर रहा है ना, 0 to 199, 200 to 399 like that. So the graph that uses bar to represent frequency of the numerical data. So अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा को आप कैसे मेजर करते हो, क्या बार ग्राफ से करते हो, या स्टिम लेफ से करते हो, या फिर आपने जो है
हिस्टोग्राम से करते हो, फ्रीक्वेंसी टेबल से करते हो। सो इस तरीके से आप आंसर कर पाओगे। ऐसे बेसिक्स आपके पास क्लियर होने चाहिए। इंटरवल यहाँ पे इक्वल होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। सारे इसका जो विड्थ है 0 to 199 200 टू, तो ये इसका सारा का विड्थ जो है ये सिमिलर विड्थ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल also we know the table showing the data pieces of data that will fall within the given interval, and this is one of the best method। अगर आपको जैसे काउंटिंग करनी है तो आई स्टिल फॉलो दिस मेथड, और बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल होता है। अब आप भी फॉलो करते होंगे, आई एम श्योर। नहीं करते होंगे तो आप इसको ट्राई कीजिएगा कभी। आपको अगर काउंटिंग करनी है तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। आपके जैसे 1 to 15 की काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लाइक दैट। तो जब फाइनल काउंटिंग करनी है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। Line plot, it shows the frequency of data on a given number line. X is placed above a number each line whenever the data occurs. So it is just like your frequency table। बस यहाँ पे क्या है, लाइन पे करते हैं। कोई चीज़ अगर 2 बार अगर हुई तो 2 बार कर दिया, 3 बार मार्क किया तो 3 क्रॉस बना दिए, 5 बार किया तो 5 बना दिए, लाइक दैट। लाइन प्लॉट, लाइन ग्राफ, आई एम श्योर हम लोगों ने मैथ्स में ये चीज़ें की है। लीनियर ग्राफ, ये जितने भी पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स को हम डॉट डॉट को मिला करके आप एक ग्राफ बनाते हैं। लीनियर ग्राफ इज यूज टू डिस्प्ले कौन सा डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा। इट इज यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स ओवर टाइम। देन सर्कल ग्राफ क्या कहता है, ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट। पाई चार्ट का दूसरा नाम आपको पता चल गया यहाँ से, सर्कल ग्राफ। shows relationship of parts। तो यहाँ पे क्या दो चीज हो सकती है, या तो 360 डिग्री के फॉर्म में डेटा दिया होता है, हमें डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चंस किए हैं इस पे, या फिर परसेंटेज। तो देखो यहाँ पे 45%, 22%, तो ऐसे ही दिए रहते हैं ना क्वेश्चन हम लोग को। तो ये एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है जहाँ पे नेट एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्म में, और हमने इसके सोल्यूशंस करने होते हैं। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, इसको समझ के लीजिए। द प्लॉट डायग्राम summarizes the data by dividing into 4 parts. Box and whisker shows the range of spread and the median of the data। Actually इसका एक एक्सेल होता है, बट क्या कह रहा है, ये डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। बॉक्स एंड विस्कर shows the range of spread। मैं वो एक्सेल एक्चुअली यहाँ पे नहीं है एक्सेल, तो एक्सेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी तो आपको समझ लग जाएगा। एक बार के लिए डायग्राम देख लीजिए। डेटा को 4 भाग में डिवाइड करता है। रेंज shows the range, spread and median of the data। okay, so बेसिक डेटा के बारे में हमने देखा। प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा के एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनर, पर्सनल इंटरव्यू। सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वेबसाइट, बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। सो ये जो 2 क्लासिफिकेशन है ना, ये डॉगलस ने दिया है 2015 में। तो ये डॉगलस का नाम भी ध्यान में रख सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। फर्स्ट हैंड डेटा आपका प्राइमरी डेटा होता है, दूसरे सोर्सेस से जो हम कलेक्ट करते हैं वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। डेटा एक्विजिशन, ओके, और दिस आर टर्म्स जो डेटा साइंस में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होती है। तो देखिए, डेटा जब आप एक्वायर करते हैं तो कैसा रहेगा, वो बिल्कुल क्रूड फॉर्म में रॉ डेटा रहेगा। लेकिन डेटा पे आप क्या करोगे, डेटा के अलग अलग वे में आप उसको इंफॉर्मेशन बनाओगे। डेटा को पहले रॉ फॉर्म से इंफॉर्मेशन बनाओगे, एंड देन ओनली यू कैन ड्रॉ सम इन्फरेंस। सो इन्फरेंस कहाँ से निकालते हैं आप, मीनिंगफुल डेटा से निकालेंगे। मीनिंगफुल डेटा आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। सो डेटा इज अ बेसिक यूनिट इन स्टैटिस्टिकल स्टडीज। Statistical information like information, census, population variable, health statistics, road accident are all developed from data। ये एक बेसिक क्वेश्चन अगर यहाँ से बने, स्टैटिस्टिकल स्टडीज का बेसिक यूनिट क्या है, आपका डेटा है। डेटा हमने देखा कैसा होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा होता है। डेटा माइनिंग क्या होता है, इसको समझ के लेते हैं। देखिए,
डेटा की हमने क्या बातें की कि डेटा को हम कलेक्ट करेंगे। अब डेटा को एक जगह स्टोर करके रख दिया। मान लीजिए आपने बिग बाजार डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो बिग बाजार के लेट से मुंबई ब्रांच का डेटा हो गया, सारे मुंबई ब्रांचेस का डेटा हो गया। बिग बाजार के कोलकाता ब्रांचेस का डेटा हो गया। लाइकवाइज यू कैन से लेट्स से कोच्चि ब्रांच का डेटा हो गया। तो हर एक सिटी का इसने डेटा कलेक्ट किया और एक साथ जमा करके रख दिया, तो वो क्या हो गया, वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस अकेला कुछ भी काम नहीं कर सकता, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टोरेज ऑफ डेटा। अब इस वेयर हाउस से जब डेटा की माइनिंग करते हैं यानी उसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट देते हैं जिसके बेसिस पे लेट्स से सेल्स का एनालिसिस कर रहे बिग बाजार कि मेरा साउथ डिवीजन मुझे ज़्यादा सेल्स दे रहा है, और या फिर मेरा नॉर्थ डिवीजन ज़्यादा सेल दे रहा है, वेस्ट डिवीजन दे रहा है, लाइक दैट। So that analysis will be done from data warehouse and that will be referred as data mining। क्या कहता है, secondary data may be collected by diverse sources। ठीक है, बहुत जगह से जो है डेटा कलेक्ट किया, तो ये सब तो सेकेंडरी डेटा हो गए। और सेकेंडरी डेटा के बेसिस पे उसको पहले डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, उससे आप नॉलेजेबल डेटा बनाते हैं, मीनिंगफुल डेटा बनाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज योर डेटा माइनिंग। ओके, मैनेजमेंट वाले बच्चों को ये डिटेल में पढ़ना होता है, दे हैव टू स्टडी व्हाट इज डेटा माइनिंग, नॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बातें डेटा के अलग अलग टर्म्स के बारे में करते हैं। और प्राइमरी डेटा सर्वे क्या है, सर्वे सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा पॉपुलरली यूज होता है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, साइकोलॉजी ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। सर्वे कैन बी कंडक्टेड बाय डिफरेंट मेथड। पॉपुलर मेथड क्या है, क्वेश्चनर एंड interview। Questionnaire, most commonly method used in survey। Questionnaire, you all know it's a list of either open-ended questions, closed-ended questions, and it can be done through telephone, mail मतलब postal mail, live in public area or in an institute through electronic mail or through fax or other methods। Interview can be face to face, slow है, expensive है, ओके, इन डेप्थ क्वेश्चनिंग, फॉलो अप क्वेश्चंस, ये सब यहाँ पे की जा सकती है। फिर आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, वाइल ये नेचुरल सेटिंग में करते हैं। ऑब्जर्वेशन कैन बी डन थ्रू while letting the observer person know that he is being observed or without letting him know। Observation can also be made in natural setting as well as when it is artificially created। ओके, ये समझ के लेते हैं डेटा एनालिसिस क्वालिटेटिव रिसर्च में कैसे करते हैं। क्या कहता है डेटा एनालिसिस, देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च हमने समझा है सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। सो हियर व्हाट वी ट्राई टू डू, फर्स्ट वी विल ट्राई टू gain pattern in the qualitative data। so what is the pattern that we'll try to understand। data analysis के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं डेटा को फॉर एनालिसिस। सो क्या क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन, डेटा एडिटिंग, डेटा कोडिंग। For the qualitative statistical research, the utilization of descriptive analysis is regularly supreme numbers। Data validation, data editing, data coding। और लास्ट स्टेप एक आ जाता है, कहीं कहीं पे डेटा एंट्री भी दिया रहेगा। सो वैलिडेशन मतलब क्या, हम इंश्योर कर रहे हैं कि मेरा डेटा बिल्कुल करेक्ट है, जो भी यहाँ पे आउटलायर्स होंगे, जो भी यहाँ पे नॉन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होंगे या गलत कोई डेटा एंटर किया हुआ है, तो उसको यहाँ पे हटा देंगे। डेटा एडिटिंग में इसका ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। डेटा वैलिडेशन में वी आर जस्ट चेकिंग दैट डेटा जो है हमने सही लिया है क्या नहीं लिया है। यहाँ पे जो भी गड़बड़ वड़बड़ होगा डेटा में वो यहाँ पर हटा देंगे, कोई भी मिस्टेक वगैरह रहेगा डेटा को तो ये एलिमिनेट करते हैं आपके डेटा एडिटिंग स्टेज में। फिर डेटा कोडिंग मतलब आप डेटा को अब नंबर्स में रिप्रेजेंट कर दे रहे हो ताकि
वो डेटा को इंटर किया जा सके। और फोर्थ स्टेप होगा आपका डेटा एंट्री। तो फाइनली आप सिस्टम में डेटा को इंटर करोगे। तो डेटा वैलिडेशन, एडिटिंग, कोडिंग एंड डेटा एंट्री, ये 4 स्टेप करते हैं डेटा एनालिसिस से पहले। तब डेटा एंटर कर दिया तो उसके बाद उस पर स्टैटिस्टिकल टूल लगाएंगे और उसके बाद जो है उसकी एनालिसिस करते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने को कि क्या क्या क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। सो क्वालिटेटिव, वर्ड बेस्ड, डिस्क्राइबिंग क्वालिटी ऑफ थिंग्स, एग्जांपल color of car is a qualitative data, है ना। एंड वी ऑल ऑल्सो नो दैट इंडिया में जैसे कलर्स यूज करते हैं वैसे बाकी कंट्रीज में आप देखोगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो, बट बाकी कंट्रीज में जैसे यूएस वगैरह में आपको एक ही तरीके का कलर दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट। बट हियर यू विल बी सीइंग लॉट ऑफ कलर्स। कार में भी है, तो देखिए किस किस कलर के कार आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। फेवरेट स्पोर्ट, माई फेवरेट स्पोर्ट इज अ क्वालिटेटिव डेटा। टाइप ऑफ ट्री इज अ क्वालिटेटिव डेटा। Quantitative, numerical, children height, distance to school, temperature. So you should be able to differentiate. एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए क्वांटिटेटिव है क्या क्वालिटेटिव है। स्टक हो गया पेज। एक बार फिर से शेयर करती हूँ, पेज हैंग हो गया है। सो इसके बाद आगे देखेंगे योर नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा। ये अपना ही टाइम लेगा, चलो वर्बली बताती हूँ। नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा एंड रेशियो डेटा। ये हमें पता है, सोशल साइंस में हम डेटा को इसी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। नॉमिनल डेटा क्या होता है? नॉमिनल डेटा जो है जब आप नंबर्स असाइन करते हैं, जैसे कि ओके ओके। सो स्क्रीन विजिबल है ना अभी? See, data can be quantitative data. Here we will be talking about what is the discrete numbers and what are continuous numbers. So यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम कहते हैं कोई discrete numbers है, so discrete numbers में finite numbers की बात करते हैं हम, like 2, 3, 4, ये सब क्या हो गए आपके फाइनाइट नंबर्स हो गए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है, जैसे अगर आप कहो नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स या तो 2 होगा या तो 4 होगा। 2.5 ऐसे तो नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं होता है। सो दिस नंबर ऑफ सिटीजन, स्टूडेंट, 2.5 स्टूडेंट तो नहीं कह सकते ना। तो ये सब फाइनाइट डेटा के एग्जाम्पल्स बनते हैं।
इसी तरह अगर हम कहते हैं continuous data, so यहाँ पे they can take any number of value, so 60.5, if we say weight is like 60.5, height is like 155.4, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, एनी सेट ऑफ पॉसिबल नंबर्स, सो डेट, हाइट हो गया आपका, वेट हो गया, ये सब आपका एग्जाम्पल्स हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस डेटा का. सो दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफाइंग डेटा. दूसरा तरीका क्या है? कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन. सो ऑल योर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ऑल दैट विल कम हियर. ठीक है, ये चार फॉर्म कैटेगोरिकल में आपके आते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. सो continuous हमने देखा, continuous is said to be continuous like weight, height. They can take any number of values within a finite or a infinite interval. Discrete is a set of finite intervals. So like say dice is rule 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने ही possibilities हैं dice के roll होने के बाद. So कुछ और example है. Discrete के क्या? Number of languages spoken, number of books on a shelf, number of people in the family. Continuous के examples है height of a child, length of a leaf, speed of a train. So moving on to this bit, which is nominal categorical classification. Nominal मतलब क्या हो गया? Numbers, केवल numbers assigned है. So it could not be just numbers. See, understand. If there is some categorical classification, if we say these are pigs, classes of pigs, these are classes of cows, these are classes of dogs. So that is what यहाँ पे आप identification कर रहे हैं केवल कैटेगोरिकली कि अच्छा ये पिग्स हैं, ये आपके डॉग्स हैं, ये काउस हैं, लाइक दैट. सो दिस इज नॉमिनल. नेम से याद रखें, आप हर एक क्लास को एक इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन दे रहे हैं कैटेगोरिकली. सो नेक्स्ट वन इज योर ऑर्डिनल. ऑर्डिनल बात करता है ऑर्डर की. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ग्रेडिंग देख सकते हैं, ग्रीन चिली, येलो चिलीज एंड योर रेड चिली. हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. आजकल कौन सा चिप्स का कंपटीशन चला हुआ है? एक चिप्स है, कोई चाइनीज कंपनी ने बनाई है, बहुत ही तीखी है एंड एवरीबॉडी इज इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हो रहा है. तो हॉटेस्ट, वहाँ पे रेड चिलीज यूज हो रही है. ऑर्डिनल, तो क्या कहता है ऑर्डिनल? यहाँ पे आप रैंकिंग की बात कर रहे हो, तो कैसा डेटा यहाँ पे, जैसे जब कह रहे हैं हॉट, हॉट और हॉटेस्ट, कैसा डेटा आप कर रहे हैं यहाँ पे? क्लासिफिकेशन, जैसे एवरेज, गुड, एक्सलेंट. तो कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या एग्जैक्टली आप बता रहे हैं कितना हॉट है ये और उससे कितना हॉटर ये है और किससे कितना ये हॉटेस्ट है, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं आप. यहाँ पे केवल एक कैटेगोरिकली बता रहे हैं, ऑर्डर के बेसिस पे केवल ग्रेडिंग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में. लेकिन एग्जैक्टली क्या अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, मतलब हॉट की कैटेगरी में अगर हम 3 क्वांटिफाई कर पाएंगे, इसको 5 कर सकते हैं, इसको 8 कर सकते हैं, पता नहीं. वी कैन नॉट जस्ट पुट एनी असाइन रैंडम नंबर्स टू इट. वी आर जस्ट डूइंग अ कंपैरिजन बेसिस ऑफ ऑर्डर. कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लाया, कोई बच्चा थर्ड रैंक लाया, कोई बच्चा फिफ्थ रैंक लाया, तो कैन वी से दैट इसने इसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स मेहनत की? पता नहीं, हो सकता है तीनों ने इक्वल मेहनत की है एंड देन द रैंकिंग वाज सच. तो यहाँ पे डिफरेंस आप न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं देख सकते हैं, बट यू आर जस्ट डूइंग अ ऑर्डर सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, फिर बाकी क्या हो जाता है आपका? इंटरवल डेटा और रेशियो डेटा. ओके, हाँ, बॉक्स एंड प्रिस्कर का प्लॉट आगे है, वो बता देंगे. सो यहाँ पे बच जाता है आपका इंटरवल डेटा. सो इंटरवल डेटा क्या कहता है? इंटरवल डेटा बात करता है इंटरवल्स की. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं आप IQ टेस्ट. तो जब हम कहते हैं एक बच्चे का IQ 90 प्लस है, 135 प्लस है, तो ये क्या हो गया आपका इंटरवल डेटा. जैसे आप 0 to 10, 10 to 20, इस तरीके के रेंज में डेटा को आप कैटेगराइज कर रहे हो और वेरियस कैटेगरीज के बीच में जो डिफरेंस है ये यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो. तो यहाँ पे देखिए, रेशियो और इंटरवल में फ़र्क यही होता है कि यहाँ पे जो ज़ीरो है ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है. इस ज़ीरो का कोई मीनिंग नहीं है इन केस ऑफ इंटरवल डेटा. बट रेशियो डेटा में हम एक डिग्री और आगे चले जाते हैं. यहाँ पे हम बाकी जो कैटेगरी है, जैसे हमने बात की नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इसके फीचर्स तो होते ही होते हैं. साथ साथ में हम यहाँ पे एग्जैक्टली
मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि लेट्स से राम इज ट्वाइस ऑफ IQ देन श्याम, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ योर रेशियो डेटा. सो रेशियो डेटा का एग्जांपल्स और क्या हो सकता है, योर प्राइस, डिस्टेंस, ये सब को हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है. नॉमिनल में केवल हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ऑर्डिनल में हम रैंकिंग की बात करते हैं, इंटरवल में आइडेंटिकल इंटरवल की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, बट जीरो का यहाँ पे मीनिंग नहीं होता. बट व्हेन वी से रेशियो, रेशियो हैज all the attributes of other three including a meaningful zero. So here data, quantifiable data, is measured in terms of magnitude as well. So ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट एक हम देख रहे थे, बाकी हमने देखा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या कहता है, अ टूल यूज्ड टू डिस्प्ले एंड एनालाइज मल्टीपल सेट ऑफ वेरिएशंस ऑन अ सिंगल ग्राफ. सो यहाँ पे आप देखिए ब्लॉक्स प्लॉट, दिस टेम्पलेट इलस्ट्रेट अ बॉक्स प्लॉट ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. सो डेटा सेट 1 है, डेटा सेट 2 है, डेटा सेट 3 है, और तीनों को आप एक ही जो है डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहे हो. ये एक बॉक्स का फॉर्म यहाँ पर ले पाता है. देखिए डेटा सेट 1 है, यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो, डेटा सेट 2 है, इसी को सेम ही बॉक्स के अंदर आप मेजर कर पा रहे हो. ठीक है, तो इस तरीके का जो एनालिसिस होता है, मल्टीपल सेट ऑफ वेरिएशन ऑन अ सिंगल ग्राफ, दिस इज योर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. और भी है यहाँ पे देख सकते हैं, चेक शीट, कंट्रोल पैनल. लेट्स क्विकली रिवाइज इट. चेक शीट, अ जेनरिक टूल दैट कैन बी अडॉप्टेड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ पर्पसेस. चेक शीट जैसे कि आप वॉशरूम्स वगैरह में ये चीज़ें देखते होंगे, चेकलिस्ट टाइप का टिक टिक बॉक्स करना रहता है कि ये चीज़ चेक किया, ये चीज़ चेक किया, ये चीज़ चेक किया, फलाना फलाना. ठीक है, सो दैट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हियर. कंट्रोल चार्ट, control chart is used to study how a process changes over time, comparing current data to historical limits. Comparison करके आप control chart बनाते हो. Design of experiment, a method for carrying out carefully planned experiments on a process. Usually design of experiment involves a series of experiments that start by looking at a broadly at a great many variable and then focus on few critical ones. So अलग अलग आप experiments डिज़ाइन करोगे और उसके बाद से कुछ को जो है आप अंडरटेक कर रहे हो. हिस्टोग्राम वी हैव सीन, स्कैटर्ड डायग्राम जो है, यहाँ पे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पे करते हो, सो देयर कैन बी दिस फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, क्या तो कोई रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा ऑन अ ग्राफ. स्ट्रैटिफिकेशन, separating data into some kind of strata. So if we say like there is a box of fruit, so in that which has apple, which has banana, which has oranges. So यहाँ से अगर आप strata बनाओगे तो क्या करोगे, apple, banana, orange, apple, banana, orange, apple, banana, orange. और फिर यहाँ से फिर कोई भी एक उठा करके जो है डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, because these are homogeneous in nature. सर्वे, वी हैव टॉक्ड अबाउट लार्ज डेटा आप सर्वे के थ्रू कलेक्ट करते हो, ओपिनियन, बिहेवियर, नॉलेज के रिगार्डिंग सर्वे यूज़ करते हो. तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं अब यूजीसी के ऊपर. रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन. अपने को खाली इतना ही पढ़ना है, बट यू नेवर नो हैविंग सेड दैट कि यूजीसी से क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाए. तो यूजीसी का थोड़ा सा ओवरव्यू भी समझ के लेते हैं. तो यूजीसी कब आई बताएं, याद है क्या नहीं? यूजीसी क्यों आई, कब आई, यूजीसी की कहानी. वैसे काफ़ी सारे ईयर है यूजीसी से रिलेटेड. तो चलिए करते हैं स्टार्ट यूजीसी को. देखिए यूजीसी की कहानी शुरू होती है 1940 से.
देखिए अंग्रेज ऑलरेडी, पहले तो हम लोग इस्लामिक पीरियड में ही हमें हमारा काफ़ी सारा वेल्थ जो है लूट लिया गया था। उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद आए वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज भी श्योर हो गए कि हमने इंडिया को अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है कि इंडिया को हमने अच्छी तरह से लूट लिया है, अब कुछ बचा नहीं है, लेट्स गिव देम फ्रीडम। So 1940 that idea is borrowed from England. Why? Because we were under British rule. 1945 UGC was formed. What was the initial purpose of formation of UGC? Understand that we had three presidential provinces universities set up in 1857. 1857 में आपको पता है रिवॉल्ट के बाद उन्होंने हमारे एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दिया था और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ Madras and University of Bombay was set up. So initial role of UGC was just to look after these universities. ठीक है, 1947 इन्होंने क्या किया, आज़ादी के बाद इसके होराइजन को एक्सटेंड कर दिया। लेकिन क्या यूजीसी स्टैट्यूटरी बॉडी थी इस टाइम में? नहीं, यूजीसी का केवल रोल था कि वो एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन सबको सुपरवाइज करे, एज इन जितनी भी यूनिवर्सिटी थी। देखिए जब हमारे देश आज़ादी हुआ था तो लगभग हमारे पास 100 यूनिवर्सिटीज़ थी कुल मिलाकर के। तो 100 यूनिवर्सिटीज़ को देखने का, उनके क्वालिटी को मेंटेन करने का, उनको जो है फंडिंग देखने का, उनकी ग्रेडिंग देखने का, ये सब काम यूजीसी कर रही थी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मली यूजीसी को बनाया कब गया तो बनाया गया है आपका 1953 में। सो अगर आपसे पूछा जाए दो ही क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, ये सब कहानी तो नहीं आएगी, केवल दो ईयर्स आ सकते हैं। एक तो आ सकता है कि यूजीसी व्हेन यूजीसी वाज इनॉग्रेटेड। रिमेंबर 28 दिसंबर 1953 इज द डेट व्हेन यूजीसी वाज इनॉग्रेटेड। यूजीसी के अगर अभी के चेयरमैन आपसे पूछा जाए तो डीपी सिंह, काफ़ी लंबे समय से हैं, एग्जाम में जाने से पहले एक बार नाम देख लीजिए। ठीक है, फिर अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, तो पहले इट वाज एमएचआरडी। यूजीसी की वेबसाइट है www.ugc.ac.in एंड यूजीसी का एक्ट कब पास किया गया? सो होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड व्हाट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सो जस्ट लेट्स रिवाइज दैट। देखिए जिन बॉडीज का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में लिखा गया है, that is bodies that derive their existence and authority from the constitution itself, that is constitution has mention of those kind of bodies, those are your constitutional bodies. Then there are statutory body which derive their authority from a statute, that is any law जिसके बारे में law बनने के बाद उसको authority मिली है, that is statutory body. And then there are non-statutory body. What are non-statutory bodies? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जिनको कोई भी लीगल बैकिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। यूजीसी एक्ट कब बना था? यूजीसी एक्ट बना है आपके 1956 में। उसके बाद नेचर ऑफ यूजीसी क्या हो गया? स्टैट्यूटरी हो गया। ठीक है, टैगलाइन है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, नॉलेज लिबरेट्स। ठीक है, वर्किंग ऑफ यूजीसी, क्या क्या काम करता है यूजीसी? देखिए मोटा मोटा क्या काम करता है। एक तो यूजीसी का ऑटोनमस बॉडी है जो ग्रेडिंग देता है, क्या नाम है उसका? NAAC, नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी है ये। ठीक है, कहाँ पे है नैक के हेडक्वार्टर्स? इट इज बेंगलुरु। फॉर अ चेंज इट्स डिफरेंट कि नैक जो है उसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, तो ये याद रख सकते हैं। रिकॉग्निशन, कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन and disbursement of fund to recognize universities and colleges। तो देखिए दो काम हो गया मोटा मोटा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि यूजीसी क्वालिटी अश्योरेंस भी देख रहा है और दूसरी तरफ हम कर रहे हैं कि यूजीसी जो है वो फंडिंग भी देता है। तो देखिए अगर एक ही बॉडी जो कि क्वालिटी भी इंश्योर कर रही है, मतलब आप एक तरफ कह रहे हो कि ए ग्रेड आप ही हो और फंडिंग आप ही लेके जाओ, और करने वाला दोनों काम कौन सा है? एक ही बॉडी है, दैट इज यूजीसी। सो व्हाट इज हैपनिंग दैट देयर आर चांसेस ऑफ करप्शन, राइट? तो अभी जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें इसी को बदलाव लाने की कोशिश की गई है। वी हैव formed agencies like HIFA which will take care of financing। अब ऐसा नहीं कि HIFA में जो है मेंबर्स ऑल टुगेदर नहीं आएंगे, देखिए नाम बस अलग कर दिया गया है, बंदे वहाँ भी यूजीसी वाले ही मिलेंगे आपको। ठीक है, एंड NAC जो कि
एक्रेडिटेशन करती है नॉन टेक्निकल एजुकेशन का। अच्छा, आपको ये याद है कि नॉन टेक्निकल का तो हमने देखा क्या करती है, नैक करती है, ठीक है। टेक्निकल बॉडीज का एक्रेडिटेशन कौन करते हैं? पूछेंगे नहीं वैसे, लेकिन याद है तो बता सकते हैं। यूजीसी के अंदर एक तो हो गया आपका एक्रेडिटेशन के लिए नैक, है ना। अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि किसके पर्व्यू में आते हैं, एआईसीटी के पर्व्यू में आते हैं। बट क्या एआईसीटी खुद ही ग्रेडिंग करती है? नहीं, एआईसीटी खुद ही ग्रेडिंग नहीं करती। एआईसी के अंदर, सीटी के अंदर एक बॉडी है एनबीए, आपने पढ़ा होगा, बट मे बी नॉट इन डिटेल। देखिए, नैक और एनबीए की ग्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है? एक फ़र्क भी होता है। देखिए, नैक जो है ना, वो आपका पूरे इंस्टीट्यूशन की ग्रेडिंग करती है, जबकि नेशनल बॉडी ऑफ एक्रेडिटेशन एनबीए जो है ये प्रोग्राम का ग्रेडिंग करती है। जैसे अगर टेक्निकल की बात करें तो आपका एमसीए प्रोग्राम, आपका नर्सिंग प्रोग्राम, और इस तरीके से जो भी टेक्निकल वाली एलिमेंट हो गए, बीसीए, एमसीए, तो ये केवल प्रोग्राम वाइज एक इंस्टीट्यूट को ग्रेडिंग देती है, ना कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को ग्रेडिंग देती है। और ये आता है, इसकी एपेक्स बॉडी है टेक्निकल वालों की एआईसीटी। खैर, वो हमें पढ़ना नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज। सो अब देखेंगे यूजीसी। यूजीसी के अंदर चैलेंजेस क्या क्या आ गए ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे देख सकते हो आप, चाहे हम बात करें ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इनको भी एक्रेडिटेशन यूजीसी से आती है। तो यूजीसी का जो है काफ़ी अपर हेड है। डिस्टेंस एजुकेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, थियोलॉजिकल एजुकेशन, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन, डेंटल हो गए, सेंट्रल होम्योपैथी हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, वेटनरी हो गए, लॉट ऑफ थिंग्स अंडर यूजीसी एक्रेडिटेशन। सो यूजीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यूजीसी का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। 6 रीजनल ऑफिसर्स हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, और 10 मेंबर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे एकेडमिक इंडस्ट्री से कुछ मेंबर्स होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। 10 मेंबर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन अपॉइंट करता है यूजीसी में, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। चेयरमैन का नाम भी हमने देखा अभी। चैलेंजेस की हमने थोड़ी सी बातें ऑलरेडी कर ली। देखिए, इंडिया में इंस्टीट्यूशंस अभी काफ़ी हो गए हैं। जब आज़ादी हुआ था तब यूजीसी का काम क्या था? केवल 100 यूनिवर्सिटीज़ को देखना, और लगभग 1001 कॉलेजेस थे इंडिया में। 2019 के डेटा के अनुसार अभी भी आप देखोगे लगभग आपके यही 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब प्राइवेट और गवर्नमेंट सब मिला करके। एंड कॉलेजेस कितने हो गए आप देख सकते हो, कॉलेजेस आर ओवर 45,000 प्लस। सो दिस इज increasing work of UGC multiple times. Also, there are some limitations on part of UGC. कहते हैं no power to shut down fake colleges, conflict of interests. So that's what we have been talking about. Maintenance of standards and funding. They cannot be rested in the single institution. समझ रहे हैं, एक ही इंस्टीट्यूशन के हाथ में है, तो इसीलिए नैक का भी जो है आप रिफॉर्म्स हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नैक में बदलाव किए जा रहे हैं, which will be seeing in coming years to come. And also in the structure of UGC, lot of changes to happen. Okay, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी के रिलेटेड, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। यूजीसी जो शिक्षा में गुणवत्ता पे कैसे काम करती है हायर एजुकेशन बिट से। एक चीज़ समझे, यूजीसी बहुत सारे मेजर्स लेती है ताकि क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, शिक्षा को सुधारा जा सके, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर। सी, व्हेन वी से एजुकेशनल रॉट, what do we mean by that? Rot in higher education, that is like we don't have dearth in terms of quantity. We have had enough colleges, but what is the need of our to improve their quality bit, and that's what the challenge we have to study here. ठीक है। सो जैसे आपने क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का नाम सुना होगा। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज में, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट के एरिया में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है। ये एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि हायर एजुकेशन की एनालिसिस करती है। टाइम्स हायर एजुकेशन, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एक साथ था, अभी टाइम्स हायर रैंकिंग अलग है। और आपको पता ही है लास्ट ईयर जब निशांक पोखरियाल जी जो है शिक्षा मंत्री थे,
तभी उन्होंने टाइम्स हायर रैंकिंग का बहिष्कार किया था. ऑल IITs डिड नॉट अग्री टू टाइम्स हायर रैंकिंग. दे सेड दैट we do produce employable youth in the country, and if they are not keeping us in top 500 also, then we will not accept these ranking. But QS World University ranking still has importance, and India does recognize this. So maybe exam perspective से आपको नहीं आएगा, but just to have knowledge, see, this QS World University ranking works on 6 simple metrics, जिसमें सबका अलग अलग weightage होता है. There's academic reputation, employer reputation, as in the institute reputation, faculty student ratio. So faculty student ratio क्या होना चाहिए ideal higher education में? It is 1:20. Okay. And ये जो सबसे मेजर एरिया है जहाँ पे हम फेल करते हैं एज अ कंट्री टू मेंटेन दिस रेशियो. फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो है हम ये मेंटेन नहीं कर पाते हायर एजुकेशन में. साइटेशन पर फैकल्टी, वी नो द मीनिंग ऑफ साइटेशन, राइट? साइटेशन मतलब पता है ना आप लोगों को? international faculty ratio. So we try to introduce programs like study in India programs, so that बाहर से फैकल्टीज आकर के, बाहर से स्टूडेंट्स आके अट्रैक्ट कर सके और उनको हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में जो है बढ़ावा दे सके. इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर के आए. देखिए QS वर्ल्ड रैंकिंग में ये क्या जो चीज़ें हैं, एकेडमिक रिपुटेशन, ये जो 6 पॉइंट्स 6 पैरामीटर्स है जिस पर ये रैंकिंग दी जाती है. तो एकेडमिक रिपुटेशन का वेटेज सबसे ज़्यादा है 40%. फिर एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो को 20% वेटेज दिया है. साइटेशन पर फैकल्टी, मतलब इस फैकल्टी ने जितने भी रिसर्च पेपर लिखे हैं वो कितनी बार साइट हुए हैं, 20% वेटेज इसका है. और ये दोनों को 5% दिया गया है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो को. जस्ट नॉट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव बट यू शुड नो. जैसे QS वर्ल्ड रैंकिंग में आपको अब 2022 का रैंकिंग, अच्छा ये एक साल आगे की रैंकिंग आती है तो ये आपको पता होगा. पहली बार JNU ने यहाँ पे डेब्यू किया है. JNU 561 570 के बैंड में आए, देखिए इक्वल्स टू इंडिकेट शेयरिंग. और बाकी आप देखो अभी भी हम टॉप 100 को क्रैक नहीं कर पाते हैं. हमारी हाईएस्ट जो कि IIT बॉम्बे है जिसकी ग्लोबल रैंकिंग मिली है, सो दिस इज लाइक इट इज शेयरिंग विद सम अदर इंस्टीट्यूशन. तो IIT बॉम्बे भी जा करके 177 पे आया है. और तो यहाँ पे देखोगे एक आध IIT के ही नाम है आपको, सारा IIT बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु, मद्रास, IISc बेंगलुरु एक आ जाता है एक्स्ट्रा, और बाकी आपको सारे IITs ही यहाँ पे दिख रहे हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग में स्थान बना पाती है. और तो ये सारी चीज़ें हैं जो UGC के लिए चैलेंज है. UGC को इस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि वर्ल्ड रैंकिंग में जो है हम और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें. ठीक है, तो ठीक है, इस पर एक ऑलरेडी क्लास है मेरी क्वालिटेटिव रोल में जिसमें एक PDF मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास. हाँ, टाइम है तो आप रात को पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँ. ओके, थैंक यू ऑल.